टेक्नोलॉजी फंड्स क्या होते हैं और इनमें क्यों आजकल गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। आइए अब इस बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद संदीप। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि बाजार के मौजूदा सिनेरियो में अगर कोई निवेशक सेक्टोरल फंड्स में निवेश करना चाहता है तो उसे किन बिंदुओं पर सोच विचार करना चाहिए, या तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई सेक्टोरल फंड्स में एंट्री करने की शुरुआत करता है? तो संदीप, अभी जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखें तो आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और सेक्टोरल फंड्स भी हैं। और सेक्टोरल फंड्स का जो एक पर्पस है, जो उसका ध्येय है कि आप अगर किसी सेक्टर में तेजी दिखाई दे रही है तो आप वो सेक्टर में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आप रिटर्न थोड़ा अच्छा हो जाए बाकी डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले। पर उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं देखने के लिए, और इसीलिए सेक्टोरल फंड्स को बोला जाता है कि वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स का टूल है। वो एक आम इन्वेस्टर का टूल नहीं है। क्योंकि ये आपको एक तो ज्ञान होना चाहिए, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, और आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू फिगर आउट कि कौन सा सेक्टर आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अच्छा करने वाला है। और अगर आपने वो सेक्टर्स को पहचान भी लिया तो फिर आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है, और फिर से आपको स्किल की जरूरत है, तो ये पता करने के लिए कब ये सेक्टर से निकल जाना चाहिए। तब ये सब कुछ हो चुका, पैसा बन गया, अब ये सेक्टर में गिरावट आएगी तो यहाँ से निकल जाते हैं और सेक्टर में जाते हैं। तो ये काम जो है जनरली अमूमन एक्सपर्ट्स का काम होता है। आज हमारे फंड मैनेजर्स यही कर रहे हैं, ये लोग यही कोशिश करते रहते हैं कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट चलने वाला है, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक चलने वाला है। और हम अगर उनको सेकंड गेस कर रहे हैं तो कई बार वो सक्सेसफुल हो सकता है, कई बार तो इसलिए सेक्टोरल फंड्स को थोड़ा सा रिस्की भी बोलते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट को एंट्री का पॉइंट और एग्जिट का पॉइंट, ये दोनों चीजें पता करनी है, और दूसरी चीज ये पता करना है कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट चलने वाला है। हाँ सर, मैं एग्जैक्टली आपने एंट्री और एग्जिट की जो बात करी ना, मेरा अगला सवाल इसी को लेकर ही है कि आपने जैसे डाइवर्सिफाइड किसी फंड की बात करी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंडेक्स फंड या कोई फॉर दैट मैटर अगर कोई डाइवर्सिफाइड फंड में ही निवेश कर रहा है और उसके मुकाबले हम जो सेक्टोरल फंड्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों में सर निवेश की जो रणनीति है और साथ ही साथ जो समय सीमा है, क्योंकि आपने कहा कि ये सेक्टर ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो वो एक सीमित समय होगा जब तक वो सेक्टर चलेगा, क्योंकि हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सेक्टर परफॉर्म करता रहे, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। तो उस लिहाज से किसी एक सेक्टोरल फंड या किसी एक डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले किसी एक सेक्टोरल फंड में जब आप कोई निवेश करता है तो एक तो रणनीति और दूसरा जो समय सीमा है, क्या इन दोनों में अंतर होता है? अगर हाँ, तो किसी सेक्टोरल फंड में निकलने की यानी कि एग्जिट करने की जो रणनीति है उसके बारे में थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें सर। देखिए, तो हिंदुस्तान में अभी 2 टाइप के सेक्टोरल फंड्स हैं। एक तो थीमेटिक फंड्स हैं जी। तो जैसे आपने अभी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी सेक्टर की, वो एक थीमेटिक फंड है। अच्छा। मतलब वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, रोबोटिक्स भी है, सर्विसेज कंपनीज हैं, प्रोडक्ट कंपनीज हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा सेक्टर है। और तो जब आप एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में डाल रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो एक थीम है टेक्नोलॉजी, वो सेक्टोरल सेक्टर नहीं है, एक थीम है। तो थीम जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको सोच सकते हैं कि अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। या एफएमसीजी इज अ थीम, कंज्यूमरिज्म इज अ थीम। सो पर अगर आप एक सेक्टर देखेंगे जैसे स्टील सेक्टर है, या फर्टिलाइजर सेक्टर है, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, या सो ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर ये सिक्लिकल्स हैं, तो कभी अच्छा करने वाले मेटल्स है, जैसे पीएसयूज हैं। तो अगर वो क्या बोलते हैं, वो एक सेक्टर है मार्केट का, तो वो कभी अच्छा करते हैं कभी नहीं करते। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है कम हो जाता है। तो आपको जब आप सेक्टरल फंड्स को देख रहे हैं तो आप ये देखना पड़ेगा कि आपकी थीम ब्रॉडर है और लंबे समय तक चलने वाली है, और आप उसमें एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हैं। तो एक है। और अगर एक दूसरा है कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, वहां पर जहां पर
तेजी कुछ 1 या 2 साल या 3 साल की रहने वाली है, तो वहां पर आपको वैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सेक्टोरल फंड्स में जब कोई निवेश करता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सेक्टोरल फंड्स भी अपने आप में दो तरह के होते हैं। पहला थीमेटिक, जैसे हम ये आईटी की भी बात कर रहे थे, ये थीम काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। इसमें आप चाहें तो एक दशक का समय भी हो सकता है, एक 10 साल का समय भी आप लेके चल सकते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक वो सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हाँ, उसमें जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो बाकी सिक्लिकल, जो कि दूसरी प्रकार के सेक्टोरल फंड्स हैं उनके मुकाबले। सिक्लिकल फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश हो सकता है, या तो फिर 1 से 2 साल तक भी हो सकता है। कोई सेक्टर चलता हो देखिए जिसमें स्टील है, फर्टिलाइज़र है, इंफ्रा है, मेटल है, या तो फिर पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनियां हैं। ये हमें राघवेंद्र सर बता रहे हैं कि कुछ ऐसे फंड्स हैं, जब आप चुनाव करते हैं, किसी सेक्टरल फंड्स में एंट्री करने जा रहे होते हैं, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से हमने देखा था कि मई महीने में जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें बड़े पैमाने से लोगों ने निकासी करी थी। क्या आपको लगता है कि अब निवेशकों को बैलेंस फंड्स जैसे जो दूसरे कैटेगरीज हैं उसमें स्विच कर जाना चाहिए, जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें निकल जाना चाहिए? तो संदीप, सबसे बड़ी चीज क्या है, निवेशक, कोई भी निवेशक है, उसको ये देखना है कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ। ओके। आज डेट म्यूचुअल फंड जो है वो लो रिस्क प्रोडक्ट है ना, वो आज हाई क्वालिटी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो लो रिस्क है जी। आप बैलेंस्ड फंड जो है जिसमें 70% इक्विटी है, वो मॉडरेट टू हाई रिस्क। तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और जो आपने बोला कि लेट्स से इंटरेस्ट रेट बढ़े, लोगों को नुकसान हो गया और उन्होंने निकाल लिया, तो वो निकालना पहले तो सही नहीं था। ओके। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो लोगों को लगता है उसकी एक खामी है, क्योंकि वो उसका एक एडवांटेज है कि वो मार्क टू मार्केट हमेशा करते रहता है। अच्छा। डे टू डे बेसिस पर करते रहते हैं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, डेट म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट रेट्स को अपने पोर्टफोलियो में इमीडिएटली एडजस्ट कर लिया, और उसकी वजह से उनकी प्राइसेस कम। पर एक और चीज हुई साथ में कि उनका पोर्टफोलियो की वाईटीएम बढ़ गई, मतलब जो चीज 6% कमा रही थी वो सडनली 6.25% या 7% कमाने लग गई। तो पिछले, जैसे अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो 1 साल से वो 6% कमा रहा था, क्यों जब एडजस्टमेंट हो गया 7% की वो तो वो 7% कमाने लग गया। ओके। तो उसका प्राइस का लॉस जरूर हुआ, पर वो ज्यादा कमाने भी लग गए। ओके। एंड दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ अ डेट फंड। सो अगर आप फ्रेश पैसा डालेंगे, अगर जैसे आपने 5 लाख रुपए डाला हुआ था और 5 लाख उसके बाद फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो 5 लाख और डाला, तो ये दोनों के दोनों 10 लाख जो हैं, ये नाउ दे आर अर्निंग मच मोर देन व्हाट इट वाज अर्निंग बिफोर। So just because interest rates are moving up and down, we should not adjust our investments in debt. Debt का जो पर्पस है वो है आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखना और उसमें थोड़ा सा रिटर्न कमाना, 5, 6, 7%, जो कि मार्केट लिंक्ड है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स का एक एडवांटेज है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ये कम रिटर्न जनरेट करते हैं, जब ज्यादा होते हैं तो ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। एफडी अगर है, एफडी आपने 10 साल के लिए ले ली तो एफडी में सेम ही रिटर्न मिलने वाला है, मार्केट में रिटर्न कम हो या ज्यादा हो। एग्जैक्टली। डेट के अंदर वो एडजस्ट होने वाला है, बस इतना ही फर्क है एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, तो ये मतलब सर, पहले पार्ट वाला आंसर तो ये हो गया कि आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे भी मूव करें, आपको अपना जो डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश है वो इंटरेस्ट रेट्स में जो वेरिएशन है उसके मुताबिक आपको उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करना चाहिए। ये आपके कम रिस्क वाले कुछ एवेन्यूज होते हैं जिसमें आपको कमाई कम होती है, लेकिन आपका रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं कम रहता है। सर, ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब जिन्होंने ये गलती कर भी ली है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आपको डेट म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना चाहिए। अब जिसने गलती कर ली है तो क्या अब उसके पास बैलेंस फंड्स में जाने का विकल्प है, स्विच करना चाहिए उनको कि नहीं? तो अगर उनका रिस्क एपेटाइट लो है, तो रिस्क एपेटाइट, बिकॉज लो एपेटाइट है, तो वो डेट में ही रहे, वापस डेट में चले जाएं। गलती कर ली है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती सुधार भी सकते हैं।
जी। और वो वापस डेट फंड्स में जा सकते हैं। ठीक पर है। अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट जैसे गिरा हुआ है, भाई सेंसेक्स या निफ्टी 18,000 400 होता था आज से 6 महीने पहले, और अभी 15,700 800 पर आ गया है। मतलब 2,500 पॉइंट की गिरावट आ गई है, विच इज अराउंड लेट्स से 10-12%, 15%। 15%। तो 15% की जब गिरावट आ गई है, और अगर आपको लगता है मार्केट गिरा हुआ है और मुझे उसका एडवांटेज उठा सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल बैलेंस फंड में जा सकते हैं। क्योंकि बैलेंस्ड में एक चीज तो अच्छी है ही कि वहां पर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है और इक्विटी पार्टिसिपेशन में मिल जाता है। अगर मार्केट यहाँ से 10% गिरेगा तो हो सकता है बैलेंस फंड साथ ही गिरे, हम्म। और जब बढ़ेगा तो बैलेंस फंड अकॉर्डिंगली इक्विटी मार्केट की रैली को कैप्चर करेगा। तो कुल मिला के राय यही है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। अगर आपने गलती कर दी है, आप डेट म्यूचुअल फंड से बाहर आ गए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। राघवेंद्र सर हमें कह रहे हैं कि आप वापस, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल वहाँ पे कम रहता है, इसलिए आप वापस भी चाहें तो डेट फंड्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, क्योंकि बैलेंस फंड्स में 70% जो प्रोपोर्शन है वो इक्विटी का होता है, तो उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जो रिस्क प्रोफाइल है, जो रिस्क का एपेटाइट है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपका उतना एपेटाइट है तो आप बैलेंस फंड्स में जा सकते हैं, वरना आपने अगर गलती कर भी ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सर, बाजार में इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए क्या सबक है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने मेंशन भी किया कि निफ्टी हाई लेवल से 15% के आसपास करेक्ट कर चुका है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं रुक जाते हैं, जब बाजार गिरता है तो सोचते हैं कि और गिरावट आएगी, शायद हम लोअर लेवल्स पे निवेश करने का मौका मिलेगा, अच्छी एनएवी मिल जाएगी। उनके लिए क्या राय होगी सर? तो संदीप, बाजार का उतार चढ़ाव तो बाजार की फितरत है। अगर बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होता तो बाजार भी 5-6% ही रिटर्न जनरेट कर रहा होता। बिल्कुल। क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव है, इसीलिए बाजार 14%, 15%, 18% का रिटर्न भी जनरेट कर देता है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि किसी भी समय ये जो करोड़ों निवेशक हैं बाजार के अंदर, वो हमेशा ये अटकल लगा रहे हैं कि बाजार को सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। इसीलिए बाजार में जब निवेश जब 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 ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स ज्यादा हो जाते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है, और जब पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर ज्यादा हो जाते हैं तो बाजार नीचे चला जाता है। पर बाजार में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप निवेशक को ये देखना चाहिए कि वो बाजार में नहीं डाल रहा है पैसा, वो कोई सामान खरीद रहा है तो वो प्राइस को नहीं खरीद रहा है, वो बिजनेस को खरीद रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो और जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं या किसी स्टॉक को डायरेक्टली ले रहे हैं, तो आप एक या तो पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस खरीद रहे हैं, या एक आप एक अकेला एक दो बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर वो बिजनेस अच्छा करने वाला है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, और बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन में अच्छा कर लेगा। जो लोग बिजनेस चलाते हैं ये, या जो लोग काम करते हैं अपने कंपनियों में, ये भी देखते हैं कि आज कंपनी का प्रॉफिट ऐसा तो नहीं है कि हर साल 100 गुना बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट 8% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, 12% बढ़ता है, 8-10 साल में जाके वो कंपनी का प्रॉफिट 3-4-5 गुना हो जाता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद शेयर प्राइस भी उसका 3-4-5 गुना हो जाता है। तो ये क्या है, बाजार के उतार, जो स्मार्ट निवेशक है, जो एक्सपीरियंस निवेशक है, वो बाजार के उतार चढ़ाव वो किनारे रख देता है, वो नॉइज को वो इग्नोर कर देता है, वो नॉइज जो है बाजार का, और अपने वो फंडामेंटल्स पर ध्यान देता है। और क्या है कि बाजार जब उतार चढ़ाव होता है तो जैसे आप बता रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटीज भी थ्रो करता है। एग्जैक्टली। आज ये सोचिए कि 15% बाजार गिर गया, तो आप ये ढंग से सोचिए कि मार्केट में मॉनसून सेल लगी हुई है। ठीक है ना। जो 100 रुपए का सामान था वो आपको 85 रुपए में ही मिल रहा है। एक्चुअली 85 तो पूरा बाजार है, कई तो डिस्काउंट सेल पर हैं। एक्चुअली स्टॉक 100 रुपए का जो स्टॉक था वो अभी 75 रुपए में मिल रहा है या 60 रुपए पर मिल रहा है। तो जैसे सेल में हम लोग जा रहे हैं और वैल्यू मिलती है तो फटाक से खरीद लेते हैं, वैसे ही उस बाजार को भी देखना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो स्मार्ट इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि जब बाजार गिरा हुआ है तो उसका फायदा उठाए और उसमें इन्वेस्ट करे, जिससे कि जब बाजार बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा फायदा। ओके, तो स्मार्ट इन्वेस्टर बने, ये हमारे लिए राय है राघवेंद्र सर की ओर से। बाजार के तो उतार चढ़ाव है
उसको आप इग्नोर करिए और बाज़ार में जो गिरावट है उसमें आप सस्ते शेयर या सस्ते एंट्री पॉइंट्स ढूंढिए और म्यूचुअल फंड्स में भी आप एंट्री करके चल सकते हैं, क्योंकि जब बाज़ार में गिरावट आती है नो डाउट सेंटीमेंट बिगड़ता है, लेकिन राघवेंद्र सर हमें कह रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ भी थ्रो करता है, आपके पास विकल्प आते हैं सस्ते भाव पर अच्छे शेयरों को खरीदने के लिए, उनको चुनने के लिए। चलिए, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया और शेयर बाजार के हालात पर चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। राघवेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं और एक्सपर्ट से हम ये सवाल करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। राघवेंद्र सर, पहला सवाल सीतापुर के मनीष कुलश्रेष्ठ का है। वे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ करें, किसी इंश्योरेंस प्लान में या म्यूचुअल फंड में। वे आपसे इसमें मार्गदर्शन चाहते हैं कि क्या सही रहेगा, कहाँ पे निवेश किया जाए। तो कुलश्रेष्ठ जी, बेसिकली इंश्योरेंस तो एक आजकल वो चाइल्ड एडुकेशन प्लान जो हैं बड़े पॉपुलर हैं लोगों के, और हर इंश्योरेंस कंपनी का एक चाइल्ड एडुकेशन प्लान होता है और उसका एक मकसद यही होता है कि अगर मेरी इनकम मेरे पास नहीं रहती है, मुझे कुछ हो जाता है, मेरी को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, मुझे जॉब छोड़ना पड़ता है, तो मेरे बच्चे की पढ़ाई जैसे मैं चाह रहा था वैसी पूरी हो जाए। ओके, पर अगर आप चाइल्ड एडुकेशन प्लान नहीं भी लें और अगर सिर्फ नॉर्मल इंश्योरेंस करें, उससे भी वो चीज वो जरूर वैसे ही रहेगा। अच्छा, तो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आप थोड़ा रैशनली भी सोच पाएंगे। तो आपकी फैमिली को जितना इंश्योरेंस की जरूरत है, वो पढ़ाई हो, चाहे आपको घर हो, चाहे आप अगर आप नहीं रहेंगे तो कौन इनकम कमा के देगा, वो सबको ध्यान रखते हुए आपको इंश्योरेंस का जो फिगर है वो तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है। पर मेरे ख्याल से अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और आपको उसकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बढ़िया आयाम जो है जो इंडस्ट्री के अंदर है वो है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपका जो भी एक फाइनल अमाउंट है, अगर आपको जैसे 10 लाख रुपए चाहिए आज से 10-12 साल के बाद, उसके हिसाब से अगर आपको 1,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी है। क्योंकि हमने ये हमेशा देखा है कि इक्विटी मार्केट के अंदर जब आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा हर महीने, तो 8, 10, 15 साल में जाके वो बहुत बड़ी रकम तैयार हो जाती है। वो इसलिए उसका कोई भी और इन्वेस्टमेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट हो। तो आप सिर्फ एसआईपी करें और म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा डालें, और अपना जब बच्चा आपका छोटा है और जब उसको ज़रूरत है तो वही पैसे को आप यूज़ करें। ठीक है मनीष जी, तो आपके लिए राय साफ है कि आप, अच्छी सोच है आपकी कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनके लिए पैसा पहले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र सर आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको अपना निवेश और इंश्योरेंस यानी बीमा दोनों अलग अलग रखने हैं। आपके जो खर्चे हैं, आपके घर की ज़रूरत है या फिर जो पढ़ाई के खर्चे आप सोच रहे हैं, उनके लिए आप अपना इंश्योरेंस करिए, लेकिन निवेश अगर आपको करना है तो उसके लिए एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए आप लंबी अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा भी निवेश करेंगे तो ओवर द ईयर्स यानी कि कुछ सालों के बाद आपका जो कॉर्पस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपके निवेश की जो वैल्यू है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा भी हो सकता है अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोपाल से राकेश वर्मा जी ने ये सवाल हमें भेजा है। राघवेंद्र सर, वे म्यूचुअल फंड्स पर नज़र रखते हैं और कई स्कीम्स में फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो की उन्हें जानकारी है। वे पूछ रहे हैं कि क्या इस पोर्टफोलियो की कॉपी कर शेयरों में निवेश करना सही रणनीति होगी, यानी कि वो जो फंड मैनेजर्स जिन शेयरों में पैसा लगाते हैं उनको देख के क्या वो डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प सवाल है और बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे चीज नहीं है कि, क्योंकि ये तो मालूम है सबको कि ये जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, इनके पास स्किल भी है, इनके पास एबिलिटी टू एनालाइज भी है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो ये हमसे तो बहुत अच्छे। तो ये जो कर रहे हैं अगर हम इसको रेप्लिकेट कर लें तो हमें उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। पर आप ये सोचिए कि वो फीस आप कितनी दे रहे हैं पहले। अगर अब तो सेबी ने फीस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, तो अगर आप 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड को देते हैं तो वो 2,000 रुपए की फीस आपसे चार्ज करता है, 1,500 से 2,000 रुपए की फीस चार्ज करता है।
आप अगर आप जिम में जाते हैं और ट्रेनर को लेते हैं ना, तो वो शायद ज्यादा फीस आपको चार्ज करेगा साल की, है ना। वो जिम ट्रेनर आपसे 50-60 हजार रुपए ले लेगा, या योगा टीचर आपसे 40-50 हजार रुपए ले लेगा, या तो आप सोचिए कि आपको जो एक एडवाइजर मिल रहा है, जो 2,000 रुपए दे के आपको मिल रहा है, वो आपको उसके लिए वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज दे रहा है, और अकेला नहीं दे रहा, उसकी एक टीम है उसके साथ, जो सारी की सारी टीम मिलके आपके लिए काम कर रही है। तो आपको ऐसे एडवाइजर को छोड़ के आप उसका खाली पोर्टफोलियो लेके आप उसको नकल कर लें, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे जो सोच है आपको नहीं मालूम। आज आपने रिलायंस खरीदा तो क्यों खरीदा, HDFC खरीदा तो क्यों खरीदा, और जब खरीदा तो बेचना कब है, हाँ, यही सबसे बड़े प्रश्न है। और इसीलिए फंड मैनेजर्स जो हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं, इतना पूरी अपनी जिंदगी लगा देते हैं वो सब ये चीज, छोटी सी चीज समझने के लिए, तो हम लोगों के लिए अच्छी चीज यही है कि या तो हम में खुद की इतनी स्किल है कि हम आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स को अपने आप, अगर नहीं है वो स्किल, तो फिर म्यूचुअल फंड को पैसा दें और उसका लाभ उठाएं उनकी एक्सपर्टीज का। क्योंकि ये सोचिए कि आज जो स्टॉक आज खरीदा या बेचा, उसकी खबर आपको अगले 1 महीने के बाद लगने वाली है, और 1 महीने में मार्केट में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी उल्टी सीधी, जिसका या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर फायदा नहीं होता उसका। वो 2% बचाने के चक्कर में कई बार 10-15% कमा देते हैं। ओके, ठीक है। तो राकेश जी, आपके लिए राय यही है कि आप अच्छी बात है फंड मैनेजर्स का जो पोर्टफोलियो उसे देखते हैं, लेकिन उनको रेप्लिकेट, उनको कॉपी करने की कोशिश ना करें। अगर आप 1 लाख रुपए भी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो राघवेंद्र सर हमें बता रहे हैं कि आपका जो फीस है वो 1,500 से 2,000 रुपये की बनती है, तो आप वो फीस दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये गलती ना करें कि आप सीधे उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स खरीद लें, क्योंकि हो सकता है कि आप ये 1.5 से 2% की फीस बचाने के चक्कर में कभी 10, 15 या 20% या किसी केसेस में तो 50% का नुकसान भी हो जाता है। तो बेहतर यही है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करिए, 1.5 से 2% की फीस दें, और वर्ल्ड क्लास जो एडवाइजर्स हैं उनकी जो राय है उसको आप एंजॉय करें और अपने पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ के मजे लीजिए। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सतना के राहुल गुप्ता जी का ये सवाल है, राघवेंद्र सर, उनके पोर्टफोलियो में 7 से 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। वह कोई सिंपल टेक्निक जानना चाहते हैं जिनसे वह अपने पोर्टफोलियो की प्रभावी तरीके से समीक्षा कर सकें, यानी कि रिव्यू कर सकें अपने पोर्टफोलियो को। तो राहुल जी, सबसे बढ़िया तरीका और सबसे सही तरीका जो म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने का है, वो उसका बेंचमार्क से कंपैरिजन है। मतलब कि जैसे अगर आपका एक लार्ज कैप फंड है तो उसका एक बेंचमार्क है, और म्यूचुअल फंड की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसका बेंचमार्क क्या है। लेट्स से उसका बेंचमार्क निफ्टी है, तो अगर अगले पिछले लेट्स से नेक्स्ट 1 ईयर में आपके फंड ने जनरेट किया 18% का रिटर्न और निफ्टी ने जनरेट किया 20% का रिटर्न, मतलब आपका फंड कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, आपके फंड आप आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आपको खाली यही देखना है कि आपका बेंचमार्क, आपका फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा कर रहा है या कम अच्छा कर रहा है। अगर ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसमें बने रहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का था आपके पैसे को ग्रो करना और बेंचमार्क को बीट करना। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे। तो अगर बेंचमार्क से अच्छा कर रहा है तो बने रहिए, और अगर बेंचमार्क से कम कर रहा है पर लंबी अवधि तक कम कर रहा है, अगर 1 महीने का देखेंगे रिटर्न और कम कर रहा है, तो आप उसका पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत छोटी अवधि है। पर अगर साल 2 साल के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस फंड से निकल के किसी दूसरे फंड में जाइए। ठीक है। तो सीधी राय यही है राहुल जी आपके लिए कि आपको कोई भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसका जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क से अपने फंड के परफॉर्मेंस की तुलना कीजिए। अगर आपका फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इसको भी आपको किसी शॉर्ट टर्म में यानी 1-2 महीने के लिए नहीं देखना है कि भाई आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसको आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, कम से कम 1 से 2 साल का नजरिए तो रखें, और उस दौरान आप बेंचमार्क से उस फंड के परफॉर्मेंस की तुलना कीजिए। अगर वो बेहतर है तो उसमें बने रहिए, अगर वो अंडर परफॉर्म करता है यानी कि बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न जनरेट करता है, तब आप चाहें तो उससे निकल के किसी दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं। राघवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद संदीप।